बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और न्यू वीडियो के साथ हम अपने कोर्स को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने कंस्ट्रक्टर को ब्रीफली डिस्कस किया था। कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने देखा था डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। इस वीडियो के अंदर हमने देखना है कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होती है, और इसी के साथ साथ एक और मैंने आपको टाइप लास्ट वीडियो के अंदर बताई थी कि कॉपी कंस्ट्रक्टर। इस वीडियो के अंदर हम वो भी कवर करेंगे कि कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है। अगर तो आपने प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया और पिछली वीडियोस को नहीं देखा तो आप सिंपली क्या करें, चैनल को ओपन करके प्लेलिस्ट में जाकर आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करें और लास्ट वीडियो को देख लें, ताकि इस वीडियो के अंदर आपको हेल्प मिले, क्योंकि इसके अंदर वो टॉपिक्स हैं जो पिछले से रिलेटेड है। तो बी श्योर आपने लास्ट वीडियो देखी हो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। ठीक है, सबसे पहले मैं अपना VS कोड को ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा और इसका नाम रख दूंगा वीडियो नंबर 5 है ना आज की हमारी, तो हम इसका नाम रख देंगे वीडियो नंबर 5 OB05। ठीक है, अच्छा तो आपको पहले से पता है कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। आपको बेसिक सी डेफिनेशन मैंने बता दी हुई थी। कंस्ट्रक्टर एक मेथड ही है जो आपकी क्लास के अंदर होता है, लेकिन डिफरेंस ये होता है कि आपका जो कंस्ट्रक्टर होता है वो सब मेथड्स जो आपके अंदर वाले मेथड्स हैं उनको आपको कॉल करना पड़ता है। और जो कंस्ट्रक्टर होता है जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाते हो उस क्लास का तो वो इमीडिएटली कॉल हो जाता है, आपको उसको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अब कंस्ट्रक्टर जो सा मर्जी हो, बेशक वो आपका पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, बेशक वो आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, या फिर आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर है, उसने सबसे पहले ही कॉल होना है। ठीक है, जब भी आप उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे साथ ही उसने कॉल हो जाना है। अच्छा तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि अपना बॉयलर कोड लिख लेता हूँ, फिर बताता हूँ आगे क्या करना है। तो ये मैंने अपना बॉयलर कोड लिख लिया। अब मैं क्या करूंगा कि इधर सिंपल सी अपनी एक क्लास बना लूंगा और उसके अंदर दोनों कंस्ट्रक्टर लिख लूंगा। कौन से वाले? डिफॉल्ट, और जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़े थे डिफॉल्ट, और उसके साथ ही पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, क्लास बनाने के लिए मुझे पता क्या करना होता है। सबसे पहले क्लास लिखना होता है, उसके बाद मैं क्लास का नेम देता हूँ। मैं वही स्टूडेंट क्लास को लेकर चलूंगा अपने साथ। ठीक है, और इसके अंदर मैं एट्रीब्यूट्स बना लूंगा, प्राइवेट के अंदर एज और इसी के साथ साथ रोल नंबर। ठीक है, इधर मैं बना लेता हूँ एज और इसी के साथ साथ मैं कौन सा बना लेता हूँ, रोल नंबर। ठीक है, अच्छा अब हमने पढ़ा था कि कंस्ट्रक्टर कौन सा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर आप क्या करते हैं। पहले तो हमारा ये होता है कि आप कंस्ट्रक्टर किस में लिखते हो, पब्लिक के अंदर। ठीक है, पब्लिक लगा दिया यहाँ पे और अपने कंस्ट्रक्टर का मैंने नाम लिख दिया। कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होता है, सेम वही जो हमारी क्लास का नेम होता है, और उसी के साथ आपकी जैसे फंक्शन की ब्रैकेट्स आती हैं और रिटर्न टाइप आपका कोई भी नहीं होता। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर सबसे पहले तो मैं क्या कर लेता हूँ, सी आउट करवा लेता हूँ कि ये मेरा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर रन हो रहा है। मैंने क्या किया, यहाँ पे सिंपली मैंने इसको प्रिंट करवा लिया कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज रनिंग। ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। अच्छा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर हम क्या करते थे कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपनी एज और रोल नंबर को इनिशियलाइज करवा देता हूँ। किससे? 0 से करवा देता हूँ मैं अभी के लिए। आपको सारा मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था क्यों हम इसको 0 से करवाते हैं, सिर्फ आपको इनिशियलाइज करने के लिए, ताकि आपके पास गार्बेज वैल्यू या समथिंग लाइक एरर ना आ जाए आपके पास। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास हो गया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इसी के साथ मैं कौन सा बना लेता हूँ, अपना पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। उसके लिए क्या करते हैं, फिर से मैं अपना कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए क्या करूँगा, क्लास का नेम लिखूंगा, उसके साथ ही मैं क्या कर दूंगा, ब्रैकेट्स लगा दूंगा। अब फर्क ये है कि इसके अंदर मैंने पैरामीटर्स पास करने हैं, तो उसके अंदर मैं क्या कर लूंगा, इंट एज p, और इसी के साथ कर लेता हूँ इंट रोल p। ठीक है, रोल नंबर मतलब रोल को मैं लिख देता हूँ, रोल नंबर को भी लिख देता हूँ रोल p। ठीक है, इसी के साथ साथ मैं क्या कर दूंगा कि अपने जो एट्रीब्यूट है उनको सेट कर देता हूँ, एज इज इक्वल टू एज p। ये सारा कुछ हमने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ लिया है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप जाके देख सकते हो लास्ट वीडियो को, आपको समझ आ जाएगा सारा कुछ। रोल नंबर इज इक्वल टू रोल p। अच्छा तो ये हमारे पास बन गया, ये हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और ये हमारा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अच्छा तो क्वेश्चन ये है कि क्या आप इससे ज़्यादा भी लिख सकते हो, मतलब आप क्या एक क्लास के अंदर दो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिख सकते हो, दो से ज़्यादा या एक से ज़्यादा आप पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बना सकते हो। तो यहाँ पर आपका एक कॉन्सेप्ट आ जाता है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का। अब ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है, देखो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो हमेशा आपका एक ही रहेगा ना, कंस्ट्रक्टर आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इसके अलावा आप दूसरा नहीं बनाओगे। क्यों? क्योंकि आपको इसके अंदर करना ही एक ही काम होता है, क्या कि जो आपके एट्रीब्यूट्स हैं आप उनको इनिशियलाइज कर देते हो 0 से, ताकि आपकी गार्बेज वैल्यू या एरर ना आए। लेकिन आप पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को 2 या 2 से ज्यादा बना सकते हो। अच्छा वो अब हम किस तरह बना सकते हैं, क्या आपको पता है कि आप सबसे पहले क्या करते हो, नीचे अगर मैं मेन में जाता हूँ, कंस्ट्रक्टर कॉल करने का तरीका क्या होता है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ अपनी क्लास का नेम और इसी के साथ मैं अपने ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। अब अगर मैं ऐसे करता हूँ तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कौन सा होगा, कि आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ये वाला डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और अगर मैं इसके साथ ऐसे कर देता हूँ, इसके अंदर मैं पैरामीटर्स पास कर देता हूँ, एज के लिए मैं कर देता हूँ 10 और अपने रोल नंबर के लिए मैं कर देता हूँ 20। ठीक है, तो अब कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, जिसके अंदर मैंने क्या लिया हुआ है, एक एज ली हुई है और रोल नंबर। ठीक है, आपको यहाँ से साफ देख के पता लग रहा है ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने एक और कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बनाना है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, जिसके अंदर मैं चाहता हूँ कि मुझे एज नहीं पास करनी, कभी अगर एक और मैंने ऑब्जेक्ट बनाना है तो उसके अंदर मैंने एज नहीं पास करनी, एज को मैंने 0 ही रखना है या रोल नंबर को 0 ही रखना है, एज को सिर्फ पास करना है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि एक और कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ। वो किस तरह के मैं कर लेता हूँ, स्टूडेंट।
ठीक है। अभी उसी तरह मैं अपना कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ जिस तरह पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। उसके अंदर मैं क्या कर लिया, स्टूडेंट अपनी क्लास का नेम लिखा, इसी के साथ साथ मैं क्या कर लेता हूँ, इसके अंदर सिर्फ एक पैरामीटर ले रहा हूँ। एक चीज आपने यहाँ पे नोट की कि मैंने सिर्फ इसके अंदर एक पैरामीटर लिया। यहाँ पे हमने कितने पैरामीटर लिए थे, 2 पैरामीटर लिए थे, ठीक है। जब आपने यहाँ पे जाके 2 पैरामीटर पास किए तो डेफिनेटली यही वाला कंस्ट्रक्टर रन होगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर एक पैरामीटर पास करूंगा तो ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और इसी को कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहते हैं। वो किस तरह के, देखो आपने इसके अंदर 2 पैरामीटर पास किए तो उसने खुद ही जज किया, वो यहाँ पे आएगा और देखेगा कि कौन सा कंस्ट्रक्टर 2 पैरामीटर के साथ है तो वो उसको रन कर देगा। अगर आप इसके अंदर एक पैरामीटर पास करोगे तो वो देखेगा यहाँ पर आके कि एक पैरामीटर वाला कौन सा कंस्ट्रक्टर है और वो इसको रन कर देगा, ठीक है। इस तरह आप दो से ज्यादा जितने भी आप पैरामीटर्स बनाना चाहें पैरामीटराइज, आप इस तरह बना सकते हो। इसको आप कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आप यहाँ पे लिख देते हो एज को आपने कर दिया एज पी जो मैंने पैरामीटर में लिया है, और आपका बाय डिफॉल्ट आप उसको क्या कर दोगे, रोल नंबर को आप सिंपली कर देते हो 0, ठीक है। रोल नंबर को आप 0 कर देते हो, क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पे उसका पैरामीटर ही नहीं लिया। यहाँ पे मैं चाहता हूँ इस कंस्ट्रक्टर को मैं तब रन करना चाहता हूँ जब स्टूडेंट की मैंने सिर्फ एज सेट करनी है लेकिन रोल नंबर सेट नहीं करना। इसका क्या मतलब है, अगर मैं यहाँ पे आपको सी आउट करके भी दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ सी आउट 2 पैरामीटर्स। इसके अंदर कितने पैरामीटर्स है, एच पी और रोल पी, दो पैरामीटर्स है ना, तो मैं यहाँ पे सिंपली कर देता हूँ 2 पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर रनिंग, ठीक है। 2 पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर रनिंग मतलब जो आपका पैरामीटर है, जो आपका कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर 2 पैरामीटर है वो रनिंग हो रहा है, ठीक है, वो चल रहा है आपका, ठीक है, रनिंग। इसी के साथ साथ मैं एंडल भी कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सीधा नीचे जाता हूँ और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और नीचे जाके मैं इसको कर लेता हूँ 1 पैरामीटर, मतलब एक पैरामीटर इसके अंदर पास कर रहे हो ना तो वो आपका कंस्ट्रक्टर रन कर देगा। अगर मैं अभी इसको रन करता हूँ तो आपको पता है आपने इसके अंदर कितने पैरामीटर्स पास किए हैं, 1 2, तो आपका कौन सा कंस्ट्रक्टर रन होना चाहिए जिसके अंदर आपके 2 पैरामीटर्स हैं। मैं अगर अब इसको रन करके देखता हूँ तो आपके पास क्या हुआ कि आपके पास जो सेकंड वाला पैरामीटर है, जो 2 पैरामीटर्स एक्सेप्ट कर रहा है, सेकंड वाला कंस्ट्रक्टर, सॉरी, जो आपका सेकंड वाला कंस्ट्रक्टर है वो वाला आपका रन होकर आ गया, उसने खुद ही यहाँ से जज कर लिया। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं एक पैरामीटर पास करता हूँ दूसरा पास नहीं करता, तो फिर क्या होगा कि मेरे पास कौन सा कंस्ट्रक्टर रन होकर आएगा जिसके अंदर एक पैरामीटर है। मैं कर देता हूँ यहाँ पे ऐसे, और मेरे पास कौन सा कंस्ट्रक्टर रन होकर आ गया, थर्ड वाला जिसके अंदर कितने पैरामीटर थे, सिर्फ एक पैरामीटर था, उसने खुद ही जज कर लिया, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं कपल ऑफ यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना सकता हूँ। किस तरह, अब मैं यहाँ पे जाकर एक और कंस्ट्रक्टर यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इसी कंस्ट्रक्टर को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जाके मैं करता हूँ, यहाँ पे मैं कितने इसके पैरामीटर्स बना लेता हूँ, इंट एक और पैरामीटर बना लेता हूँ रोल नंबर का, ठीक है, रोल पी। इसी के साथ साथ मैं और बना लूंगा इंट, कोई भी आप इसको नाम दे दें, नंबर दे देता हूँ मैं अभी के लिए, इसका कोई काम तो नहीं है लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पे आप क्या कर देते हो, 3 पैरामीटर्स हो गए हैं, यहाँ पे मैंने इसको सिर्फ बताने के लिए 3 पैरामीटर्स कर दिया। एज को आपने क्या कर दिया, एच पी, रोल नंबर को आपने क्या कर दिया, रोल पी, ठीक है, जो आपका पैरामीटर आ रहा है रोल नंबर का, और इसी के साथ साथ आपने क्या कर दिया, नंबर को आपने यूज नहीं किया, इसको हम बाद में यूज करेंगे जब एग्जांपल करेंगे, लेकिन अभी के लिए हमें यही बताना था कि सिर्फ इसी तरह आप कंस्ट्रक्टर को और ओवरलोड करके आप 3 पैरामीटर्स का भी बना सकते हो। अब देखो मैंने क्या किया कि एक पैरामीटर पास किया तो ये वाला रन कर रहा था, 2 करूंगा तो कौन सा करेगा, ये वाला जिसके अंदर 2 पैरामीटर्स एक्सेप्ट कर रहे हो। अगर मैं यहाँ पे तीसरा आर्गुमेंट भी पास कर देता हूँ, मतलब 10 भी कर दिया, 20 भी कर दिया और 30 भी कर दिया, 32 कर दिया, ठीक है, तो मेरे पास कौन सा करेगा, थर्ड पैरामीटर। आपको पता लग गया, अभी तक आपको ये बात पता लग चुकी है अब तक, ठीक है, आपको पास आ गया थर्ड पैरामीटर, मतलब 3 पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर रनिंग। इंग्लिश को इग्नोर करो अभी, यहाँ पे इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है। तो ये था आपका कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है। इन शॉर्ट मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि जितने आप पैरामीटर्स को चेंज करोगे उसी के अकॉर्डिंग अगर आप नीचे जाके वैल्यूज को पास करोगे तो आपका उसी के अकॉर्डिंग जो कंस्ट्रक्टर बना होगा वो कॉल हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं 4th पैरामीटर भी पास कर देता हूँ तो वो मेरा एरर आ जाएगा, क्योंकि मैंने ऐसा कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया जिसके अंदर मैंने 4 पैरामीटर्स पास किए हूँ, ठीक है। और एक और चीज, अगर आप इसी को कॉपी करके एक ही पैरामीटर के साथ आप 2 फंक्शन कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं तो फिर आपको हो सकता है कि एरर देखने को मिल जाए, ठीक है। मैं क्या करता हूँ यहाँ पर कि इसी को कॉपी करता हूँ और नीचे जाकर मैं एक ही पैरामीटर, इसके अंदर भी एक ही पैरामीटर था, इसके अंदर भी एक ही पैरामीटर है। अब मैं अगर इसको रन करता हूँ तो मेरे पास हो सकता है कि एरर आ जाए, ठीक है। ये देखो मेरे पास एरर आ गया। वजह यही है कि अगर आपको ओवरलोड करना होगा तो आपको नंबर ऑफ पैरामीटर्स चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आपने इधर एक लिया है तो इसी के साथ साथ अगर आपको ओवरलोड करना है, यहाँ पे आप 2 ले लो, 3 ले लो, तो बाय डिफॉल्ट तो आपका ये जो कंस्ट्रक्टर आपने बना दिया था उसके अंदर तो कोई पैरामीटर नहीं था। इसी से वो डिफरेंशिएट कर रहा था पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के साथ, मतलब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं होता, तो इसी के साथ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर एक या एक से ज्यादा जितने भी पैरामीटर होते हैं। एक तो ये कॉन्सेप्ट था आपके पास कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का। इसी के साथ साथ एक और कॉन्सेप्ट था जो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने शायद मिस्टेक की थी आपको बताने में, कि आप कंस्ट्रक्टर को
बाद में कॉल नहीं कर सकते। तो इसमें मैं आपको मेक श्योर करवा दूं कि आप अगर अपना कंस्ट्रक्टर यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, मतलब अभी मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ अपना, तो मैं इसको बाद में भी कॉल कर सकता हूँ। अभी के लिए क्या हो रहा है कि मेरा कंस्ट्रक्टर कौन सा कॉल हो रहा है S1 के अंदर, मतलब इस ऑब्जेक्ट के लिए मेरा कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं है। अगर मैं इसके बाद जाकर कभी बाद में जाकर मैं इसके ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करना चाहता हूँ जिसके अंदर एक पैरामीटर पास करूंगा, वो मैं किस तरह करूंगा कि सिंपली नीचे जाऊंगा ना। अब देखो फंक्शन के अंदर आप क्या करते हो कि इस तरह आप पैरामीटर को पास करते हो ना, मैं इसके अंदर पास कर दूं इस तरह, तो इसमें आपको एरर मिलेगा। इसको करने का सिर्फ तरीका चेंज होता है, लेकिन आप नीचे जाकर आप उस ऑब्जेक्ट के दोबारा से कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हो। इस तरह नहीं होगा कि अगर आप जिस तरह सिंपल फंक्शन के अंदर आप पैरामीटर को पास करते हो इस तरह नहीं करोगे, आप इसको दूसरे तरीके से करोगे। उसको करने का तरीका हमारे पास ये होगा कि हम इस तरह कॉल नहीं करते उसको कर लेते हैं S1 इज इक्वल टू, आप मतलब इज इक्वल टू लगा के जो पैरामीटर्स आप ब्रैकेट के अंदर पास करते थे ना, वो अब आप इधर करोगे। अब इसके अंदर मैंने कौन सा पैरामीटर पास करना था, एज का, एज में रख देता हूं अभी के लिए 10, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे रख दी S1 के अंदर, आप इसको एक पैरामीटर के तौर पे आप यहाँ पे लो, ठीक है। अब मैं नीचे जाके क्या करता हूँ, सी आउट मैं इसकी एज को क्या कर देता हूँ कि प्रिंट करवा लेता हूँ यहाँ पे S1 डॉट एज, इसको प्रिंट करवा के मैं एंडल कर लेता हूँ सिर्फ आपको बताने के लिए। एंडल कर लिया यहाँ पे मैंने, मेरे पास एज प्रिंट नहीं होकर आ रहा क्योंकि मैंने मेरे खास प्राइवेट में बनाया हुआ है। अच्छा, इसको अभी के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, पब्लिक के अंदर कर लेता हूँ, ठीक है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। मैंने कौन सा कंस्ट्रक्टर रन किया यहाँ पे, ये वाला जिसके अंदर मैं सिर्फ एक पैरामीटर पास करूँ। वो क्या करेगा कि मेरी एज को वहाँ पे सेट करवा देगा जो मैंने आर्गुमेंट यहाँ पे पास किया होगा। अभी मैं यहाँ पे क्या पास कर रहा हूँ, 10 को पास कर रहा हूँ। फिर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जिस तरह फंक्शन के अंदर आप पैरामीटर को पास करते हो, आर्गुमेंट को पास करते हो, आप इस तरह नहीं करोगे। आप कंस्ट्रक्टर को जब कॉल करना होगा आपको, तो उसके अंदर आप किस तरह करोगे कि आप पहले ऑब्जेक्ट का नाम लिखोगे इज इक्वल टू लगाकर, फिर अपने पैरामीटर को या आर्गुमेंट को पास करोगे यहाँ पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर इसको प्रिंट करवाता हूँ, इससे पहले मैं लिख लेता हूँ वैसे कि एज ऑफ S1 लिख लेता हूँ यहाँ पे S1, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास क्या आ गया, पहले क्या हुआ है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर रन हुआ है। जब मैंने यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट बनाया था, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर रन हुआ था और उसने मेरी एज को क्या कर दिया था, 0 कर दिया था। और इसी के बाद मैंने जब किया S1 इज इक्वल टू 10, मैंने ऑब्जेक्ट को अपने क्या किया, इसके अंदर पैरामीटर एक पास कर दिया, क्या किया, 10 कर दिया। तो उसने मेरी एज को सेट करके क्या कर दिया है, 10 कर दिया। और मैंने जब यहाँ पे उसकी एज को प्रिंट करवाया तो क्या हो गया, एज ऑफ S1 इज 10, ठीक है। अब अगर मुझे इसके अंदर मल्टीपल आर्गुमेंट्स को पास करना है, मतलब देखो अब मेरे पास ये वाला कंस्ट्रक्टर है, मैं इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करना चाहता हूँ, तो वो मैं किस तरह करूंगा। अब मैं इस तरह नहीं कर सकता कि देखो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एज को पास कर दिया, एज के साथ ही मैं अपने रोल नंबर को पास कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कर देता हूँ 277, इसी के साथ साथ मैं क्या कर देता हूँ, नंबर को पास करना चाहता हूँ, उसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ, 88 कर देता हूँ। तो मेरा यहाँ पे ऐसे रन नहीं करेगा। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पे जाकर, तो देखना मेरे पास क्या करेगा कि मेरा ये वाला कंस्ट्रक्टर रन नहीं करेगा। कौन सा कंस्ट्रक्टर रन कर रहा है, यहाँ पे आप देख लो, 1 पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर, पैरामीटर्स लिख दिया, मतलब जिसके अंदर एक पैरामीटर है ना, वो वाला कंस्ट्रक्टर रन कर रहा है। कौन सा वाला, ये वाला। ये क्या वजह है कि ये रन कर रहा है, क्योंकि वो सिर्फ 10 को ले रहा है इस वक्त। ये कोमा लगाकर जो आप 277 या 88 कर रहे हो, वो इसको नहीं ले रहा। इसको करने के लिए ये तरीका होता है कि आप इस सारे को पकड़ के इसको क्या करोगे कि आप एक करली ब्रैकेट के अंदर लिख लोगे, जिस तरह आप एक अरे बनाते हो, ठीक है। अरे के अंदर भी आप इसी तरह करते हो ना। अब मैं इसके अंदर क्या करूंगा कि 10, ठीक है, इसी के साथ साथ आप कर लेते हो 23 और इसी के साथ साथ मैं कर लेता हूँ 33। अभी एग्जांपल के लिए सिर्फ करो कि मुझे ये वाला कंस्ट्रक्टर रन कराना है यहाँ पे। अब मैं अगर करता हूँ, इसको रन करता हूँ, तो मेरे पास क्या आना चाहिए कि 3 पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर इज रनिंग। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, 3 पैरामीटर्स, 3 आर्गुमेंट्स की तरह डील कर रहा है, ठीक है। पहले क्या किया था उसने, सिर्फ 10 को ले लिया था और उसके बाद क्या कर दिया था, दोनों को इग्नोर कर दिया था। लेकिन अगर मुझे एक से ज्यादा कोई भी आर्गुमेंट्स पास करने होंगे ना अपने ऑब्जेक्ट के अंदर, कंस्ट्रक्टर के अंदर जब मुझे पास करने होंगे, तो फिर मैं वो इस तरीके से करूंगा कि इज इक्वल टू लगाकर, तो फिर मैं इस तरह करली ब्रैकेट्स लगाकर, तो उसके अंदर मैं अपनी वैल्यूज को पास करूंगा, ठीक है। तो ये आपका तरीका होता है कि अपने ऑब्जेक्ट को रिकॉल करने का। अब अगर मैं करता हूं कि मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं यहाँ से, एज ऑफ 1, इसको मैं पहले यहाँ पे प्रिंट करवा लेता हूँ, और इसके बाद मैंने फिर अपना दोबारा से कंस्ट्रक्टर रन किया और उसके बाद दोबारा से मैंने एज को प्रिंट किया। अब मेरे पास क्या होना चाहिए कि जब मेरा ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ पे रन कर रहा था ना, तो उसने मेरी एज को क्या कर दिया था, 0, यहाँ पे 0 आना चाहिए। और इसी के साथ जब यहाँ पे मैंने किया था, तो कौन सा कंस्ट्रक्टर रन कर रहा था, 3 पैरामीटर्स वाला, जो मेरा यहाँ पे ये वाला कंस्ट्रक्टर था। तो उसके साथ क्या होना चाहिए, उसके साथ क्या होना चाहिए कि यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए, 10 आ जाना चाहिए। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे कुछ और कर देता हूँ, मैं इस एज को यहाँ से चेंज करके मैं क्या कर देता हूँ, इस पैरामीटर को पकड़ के ना, मैं ये एज वाले पैरामीटर को पकड़ के मैं कर दूंगा रोल नंबर के बाद, यहाँ पे कर देता हूँ मैं इसको। अब ये मैंने क्यों किया, आपको सिर्फ समझाने के लिए कि पहले मैं रोल नंबर पास करूँ। अब मेरा क्या बन गया, रोल नंबर 10 बन गया है और मेरी एज क्या बन गया, 23, और इसी के साथ 33 नंबर में जा रहा है। अब आपको पता लग जाएगा कि जब आपने यहाँ पे ऐसे वैल्यूज को पास किया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा। अब मैं अगर इसको रन करता हूँ, तो जब मेरा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर रन किया था, ये वाला कंस्ट्रक्टर, तो उसने मुझे दिखा दिया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज रनिंग। उसी के साथ क्या हो गया, एज ऑफ S1
ठीक है, जो आपकी यहाँ से डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से सेट हुई थी। इसी के साथ साथ जब आपने यहाँ पे एक और कंस्ट्रक्टर को दोबारा से कॉल कर दिया ना यहाँ पे, तो वो फिर क्या हुआ, 3 पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर रन किया जिसके अंदर 3 पैरामीटर्स आप एक्सेप्ट कर रहे थे, और अब आपका सेकंड वाला जो पैरामीटर था वो एज था, और उसने क्या कर दिया, आपका 23 को लेकर उसने एज को सेट कर दिया और आपके पास आ गया एज ऑफ S1 इज 23। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में ये है कि अब देखो, अगर कोई नहीं यूज़ कर रहा, आपने देखा होगा अक्सर कि ये चीज़ नहीं यूज़ होती, ज़्यादातर आप बार बार ऑब्जेक्ट के साथ कंस्ट्रक्टर को रिकॉल नहीं करते। तो इसके पीछे भी एक लॉजिक है, वो क्यों नहीं करते, कि वजह यह है कि देखो, जब मैंने ये किया S1.age यहाँ पे कर दिया और यहाँ पे जाके मैं एक कंस्ट्रक्टर को दोबारा से कॉल कर रहा हूँ, तो आप इधर एक चीज़ नोट करें कि आपने एक तरह का ऑब्जेक्ट भी दोबारा से बनाया है। ठीक है, डाटा टाइप आपने पहले लिख दिया लेकिन आप ऑब्जेक्ट भी दोबारा से बना रहे हो। तो इससे क्या होगा कि इससे पहले पहले जोन सी भी आपने एट्रीब्यूट सेट किए होंगे ना अपनी क्लास के, वो रीसेट हो जाएंगे, और जब आप ये दोबारा से करोगे तो वो आपके दोबारा से सेट करने पड़ेंगे, या जो भी आप कंस्ट्रक्टर के अंदर कर रहे होगे आप वहां से कर सकते हो। लेकिन आपके जो पहले वाले सारे एट्रीब्यूट्स होंगे वो रीसेट हो जाएंगे। वो कहने का क्या मतलब है कि आप एक तरह इसको समझ सकते हो कि आपने ऑब्जेक्ट एक तरह का न्यू बना लिया है। अब इसको समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे जाऊँगा और मैं डिफॉल्ट एज के अंदर अपना रखवा देता हूँ कुछ भी, अभी 0 रखवा देता हूँ, मैं क्या करता हूँ 1 रखवा देता हूँ। ठीक है, डिफॉल्ट एज के अंदर मेरे ये पड़ा हुआ है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास कंस्ट्रक्टर कौन सा रन हो रहा है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे मैं जाके कर देता हूँ S1.age इज इक्वल टू, इसके आगे मैं कर देता हूँ 20 कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एज को 20 कर दिया। ठीक है, अपना ऑब्जेक्ट बनाया और एज को 20 कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है ना, अभी मैं इसको यूज नहीं करता, मैं कोई और कर लेता हूँ, इसको यूज कर लेता हूँ मैं एक पैरामीटर के साथ वाले को ना, सारों का कॉन्सेप्ट सेम ही है। मैं इसमें क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ 30, और मैं अपनी एज को 30 नहीं करूँगा क्योंकि मुझे आपको बताना है ना यहाँ पे। अभी मैं इसको एज को 30 नहीं करूँगा, वैसे इस सारे को रिमूव कर देता हूँ, सिर्फ मैं यही यहाँ पे प्रिंट होकर आएगा 1 पैरामीटर कंस्ट्रक्टर इज रनिंग, और मैं कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ पैरामीटर मैंने यहाँ पे पास किया और कुछ भी नहीं किया। अब मैं नीचे जाता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया हुआ, अपनी एज को सेट कर दिया हुआ 20 पे, और यहाँ पे मैं पास करके जब 30 पास कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट के अंदर, कंस्ट्रक्टर के अंदर, तो ये यूज नहीं हो रहा। ये आपने ख्याल रखना है कि ये यूज होके एज को सेट नहीं कर रहा। आप दोबारा से देख लो, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ आपको बताने के लिए। अब मैं क्या करूंगा, अगर नीचे जाता हूं तो मेरे पास क्या होना चाहिए, यहाँ पे मैंने अपनी एज को सेट कर दिया 20, और यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं किया, बस ऑब्जेक्ट को दोबारा से मतलब कंस्ट्रक्टर रिकॉल किया। तो मेरे पास एज क्या आनी चाहिए, 20 आनी चाहिए, क्योंकि मैंने इसको सेट तो कर दिया था। लेकिन मेरे पास एज 20 नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि मैंने एक तरह का ऑब्जेक्ट दोबारा से क्रिएट किया, और अब जब मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो उसके अंदर कौन सी वैल्यू आ गई है, जो मेरी डिफॉल्ट वैल्यू थी। यहाँ पे मैंने क्या रखवाया था डिफॉल्ट के अंदर, एज इज इक्वल टू 1, तो मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे, एज ऑफ S1 इज 1। जो मैंने अपनी बाद में सेट करवाई थी वो मेरी सारी क्या हो गई है, रीसेट हो गई है। तो इसलिए मोस्टली ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं यूज होता कि आप बार बार अपने ऑब्जेक्ट्स को बनाएं, कंस्ट्रक्टर को रिकॉल करें, क्योंकि जब भी आप कंस्ट्रक्टर को रिकॉल करते हैं, ऑब्जेक्ट को दोबारा से बनाते हैं, तो पिछली सारी जो डाटा होता है आपका रीसेट हो जाता है। तो इस बात का आपने ख्याल करना है। बाकी ये था आपका कॉन्सेप्ट सारा। अब आप इसको यूज करने का बेहतर तरीका ये है कि आप एक अपना डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लिया करो, एक अपना पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना लिया। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के साथ जितने मर्जी आपने ओवरलोड कर लिया, आपकी मर्जी है, आपने एक के साथ कर लिया, 2 के साथ, 3 के साथ, बस आपने जब नीचे जाना है तो एक ही आप ऑब्जेक्ट बनाओ और उसी के साथ जो भी करना है करो। लेकिन कोई ऐसी कंडीशन भी बन सकती है कि आपने पिछला सारा डाटा रीसेट करना हो अपने ऑब्जेक्ट का, और फिर आपने न्यू से सारा शुरू करना हो, तो फिर आप इस तरह कर सकते हो और ये बहुत यूजफुल होगा आपके लिए। तो ये था आपका रिकॉल कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, सबसे पहले आपने पढ़ा कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। उसके अंदर क्या था, सिंपली कि अगर आप पैरामीटर्स चेंज करी जाएंगे कंस्ट्रक्टर के साथ, तो उसी के साथ साथ आपके कंस्ट्रक्टर इंक्रीज करी जाएंगे जितने भी आप कंस्ट्रक्टर बनाना चाहेंगे, और जब आप उसके साथ उसी आर्गुमेंट्स को पास करेंगे, पैरामीटर्स को पास करेंगे, तो फिर वो खुद ही जज कर लेगा कि जितने आपने पैरामीटर्स पास किए होंगे ना, वो उसके अकॉर्डिंगली जो भी कंस्ट्रक्टर होगा उसको रन कर देगा। ठीक है, और इसी के साथ साथ सेकंड कॉन्सेप्ट हमने ये देखा कि जो भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे उसके कंस्ट्रक्टर को आप रिकॉल कर सकते हो। ठीक है, आपने पहले ऑब्जेक्ट बना लिया तो यहाँ पे एक और कंस्ट्रक्टर रन हो रहा था जो हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था, और उसके बाद आपने एक और कंस्ट्रक्टर रन करवा दिया जो आपका 3 पैरामीटर्स था। डिफरेंस बस ये होगा कि अब यहाँ पे आपकी जैसे फंक्शन के अंदर ब्रैकेट्स लगती हैं, राउंड ब्रैकेट्स, अब आपकी यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स नहीं लगी, यहाँ पे आपने इज इक्वल टू लगाकर कर्ली ब्रैकेट्स लगाकर फिर आपने इसको पास किया। और अगर आपने सिंगल वैल्यू को पास करना होगा तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। ये मैंने आपको बिल्कुल बेसिक सा करवाया, आप इसको एडवांस करके देख सकते हो किस तरह कि आप इसको यहाँ पे जो पास कर रहे हो आप इसको अपने अलग वेरिएबल्स के अंदर रखो, पॉइंटर्स का यूज करो, फिर आप उसको यहाँ पे जाके कॉपी करके ये सारा कुछ आप करके देखो अपने तौर पर, और फिर देखो कि इसका कैसे यूज होता है। मैंने आपको बिल्कुल बेसिक सा इसलिए करके दिखाया कि आपका कॉन्सेप्ट सिर्फ क्लियर हो जाए। अब हम अपने थर्ड कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं इस वीडियो के। वो क्या है, अच्छा एक और चीज है यहाँ पर कि जिस तरह आप अपने कंस्ट्रक्टर को बना रहे थे, इसको और इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आपने क्या किया कि नंबर ऑफ पैरामीटर्स चेंज कर लिए। इसी तरह आप कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के अंदर एक और काम कर सकते हो, इसको और इसको डिफरेंशिएट करने के लिए, या फिर अगर मैं इसी की तरह का एक और कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ। आपने देखा था पहले मैंने अगर सेम टू सेम बना दिया था सेम नंबर ऑफ पैरामीटर्स के साथ तो मुझे एरर मिल रहा था, लेकिन अगर मुझे सेम नंबर ऑफ
ऑफ पैरामीटर्स के साथ बनाना है तो आप एक और काम कर सकते हो। मैंने यहाँ पे क्या किया, इंटीजर का मैंने लिया रोल नंबर, आप सिंपली क्या कर सकते हो, इसको आप ले लो फ्लोट का, ठीक है, फ्लोट का, ये डबल का ले लो, ठीक है, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ डबल का। तो अब आपने दोबारा से इन दोनों को डिफरेंशिएट कर दिया और आपका कंस्ट्रक्टर वैसे ही ओवरलोड हो गया है। अब नीचे जाके अगर आप यहाँ पर अपना यहाँ से ये हटाकर यहाँ पे फ्लोट अगर पास करेंगे ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फ्लोट 23.3 क्या है, डबल वैल्यू है मेरी। यहाँ पर मैंने यहाँ पे क्या किया था, डबल वैल्यू को एक्सेप्ट किया था। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 पैरामीटर्स विद डबल रोल नंबर, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं अब इसको रन करता हूँ तो मेरे पास कौन सा रन होगा कि जिसके अंदर मैंने डबल पास किया हुआ है वो वाला, डिफरेंशिएट भी हो गया, कोई एरर भी नहीं मिला, और मेरे पास कौन सा कंस्ट्रक्टर रन कर गया है, जोन सा वाला मैंने, जिसके अंदर पैरामीटर मैंने कौन सा पास किया था, डबल का, तो उसी के साथ साथ जो डबल को एक्सेप्ट कर रहा था वो वाला कंस्ट्रक्टर मेरे पास रन कर गया। इसको एक दफा फिर बताने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको सारे को रिमूव कर देता हूँ। यहाँ से मैंने इस सारे को रिमूव कर दिया और मैं क्या करूँगा कि यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को बना लिया और इसको मैं कर देता हूँ रिमूव, इस सारे को मैं रिमूव कर देता हूँ। तो सिर्फ आपको मैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के अंदर एक और चीज़ बता रहा हूँ कि आप दो कंस्ट्रक्टर को डिफरेंशिएट करके दोबारा से यूज़ कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक कंस्ट्रक्टर बना लिया जिसके अंदर मैं कर रहा हूँ इंट एज, ठीक है, मैंने अपनी एज को यहाँ पे पास किया और यहाँ पे जाके मैंने एज को सेट करवा दिया, एज इज इक्वल टू एच पी। एच पी मुझे यहाँ पे भी फिर क्या करना पड़ेगा कि एच पी को ही करना पड़ेगा यहाँ पे एक्सेप्ट, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, एक मेरा ये कंस्ट्रक्टर हो गया। अगर मैं इसको सेम टू सेम कॉपी कर देता हूँ, क्या हुआ, यहाँ पे नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने हो गए, दोनों के सेम हो गए, नेम भी सेम हो गया, सब कुछ सेम हो गया। तो मेरे पास क्या आ रहा था, यहाँ पे एरर आ रहा था। सिंपली अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा था, एरर आ गया। अगर मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है तो एक तो तरीका ये है कि मैं यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि एक और पैरामीटर एक्सेप्ट कर लूंगा, तो उससे डिफरेंशिएट हो जाएगा और मेरे पास एरर भी रिमूव हो जाएगा। और मैं अब नीचे जाके अगर मैं दो पैरामीटर्स को पास करूंगा तो मेरे पास ये रन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक और तरीका इन दोनों को डिफरेंशिएट करने का, वो क्या है कि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं एज जो ले रहा हूँ वो किस में ले रहा हूँ, इंटीजर में। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, एज को मैं किसी और डाटा टाइप में ले लूंगा, डबल में ले लो या बूल में ले लो, जिसमें भी ले लो, खैर अभी के लिए तो आप डबल में ले सकते हैं एज। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाके मैंने अपना कंस्ट्रक्टर कौन सा वाला कॉल कर लिया जिसके अंदर मैं एक ही पैरामीटर को पास करूंगा। सबसे पहले मैं करके देखता हूँ इंटीजर को, मैंने किया इंटीजर को पास यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ सी आउट इंटीजर वाला जो हमारा कंस्ट्रक्टर है वो रन कर रहा है। उसके लिए मैं क्या कर देता हूँ, इंट वाला कंस्ट्रक्टर, ठीक है, इंट वाला कंस्ट्रक्टर। और इसी के साथ साथ मैं क्या करता हूँ, एंडल भी कर लेता हूँ और इसी को कॉपी करके मैं क्या कर लूँगा, यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा और इसके अंदर लिख दूंगा डबल वाला डबल वाला कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, मेरे पास ये क्या है, इंटीजर है, इंटीजर पास करो यहाँ पे। इसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे वैसे मैं बना लेता हूँ इंट नंबर इज इक्वल टू 2, ठीक है। वैसे ही मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ कि अब ये मेरे पास कौन सी डाटा टाइप है, मेरे पास इंटीजर की डाटा टाइप है। इसी को उठाकर मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे कौन सी पास करूँ, इंटीजर डाटा टाइप, तो मेरे पास ये रन हो जाएगा और डिफरेंशिएट हो गया है। अब मैं इसको रन करता हूँ तो क्या होगा, इंट वाला कंस्ट्रक्टर मेरे पास रन होकर आ गया, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ और यहाँ पर मैं सिर्फ इसकी डाटा टाइप को चेंज कर दूंगा। अगर मैं कर देता हूँ डबल, अब मैं इसको रन करूंगा तो मेरे पास कौन सा वाला आएगा, डबल वाला कंस्ट्रक्टर। ये मैंने इसको रन किया और मेरे पास आ गया डबल वाला कंस्ट्रक्टर। तो ये आपके पास एक और तरीका था अपने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग को करने का। एक तो तरीका ये था कि आप नंबर ऑफ पैरामीटर्स चेंज कर लें, दूसरा तरीका ये था कि आप किसी भी एक पैरामीटर की आप डाटा टाइप को चेंज कर दे, एक को कर लो, दो की कर लो, जिसको भी कर लोगे, सिर्फ डिफरेंशिएट करना है आपको। अगर यहाँ पे मैं नंबर ऑफ पैरामीटर्स भी ले लेता, सेम नंबर होते, मतलब मेरे पास यहाँ पे 4 पैरामीटर्स होते, यहाँ पे भी 4 पैरामीटर्स होते, और सिर्फ एक पैरामीटर के बीच में आप उसकी सिर्फ डाटा टाइप को चेंज कर देते, तब भी आपके डिफरेंशिएट हो जाने थे और आपके डिफरेंट पर्पज के लिए आप उसको यूज कर सकते थे, ठीक है। अभी के लिए मैं क्या करूंगा, इस सारे को रिमूव कर देता हूं और अपने थर्ड कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं जो हमारा है कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अभी मैं इसको भी रिमूव कर देता हूं और इस सारे को भी रिमूव कर देता हूं, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको एक चीज बताई है कि डिफरेंशिएट कंस्ट्रक्टर को करने का तरीका क्या होता है कि आप उसके पैरामीटर्स को चेंज कर ले तो किसी भी तरह, या उसकी डाटा टाइप को चेंज कर लोगे, या फिर आप क्या करोगे, नंबर ऑफ पैरामीटर्स को चेंज कर लोगे। इसी तरह आप क्या करते हो, होता है ये कंस्ट्रक्टर ही है। अब मैंने क्या करना है कि मैंने कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, कोई ना कोई पैरामीटर को मैं चेंज कर लूंगा। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, पब्लिक के अंदर मैं करता हूँ एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, ठीक है। कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए वही मैं अपनी क्लास का नेम लिखूंगा, उसके साथ ही मैं ब्रैकेट्स लगाकर अपने कंस्ट्रक्टर को शुरू करता हूँ, ठीक है। ये मेरा कंस्ट्रक्टर है, सिंपल कौन सा कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं क्या कर लूँगा, अपनी इनिशियलाइजेशन वगैरह करता हूँ। अभी मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे प्राइवेट वेरिएबल बनाता हूँ एक, या चलो सिर्फ समझना ही है ना, तो उसके लिए मैं क्या कर लूँगा कि इसको पब्लिक के अंदर ही कर लूँगा, लेकिन ये चीज़ें आपने प्राइवेट में बनानी है, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छे से हो। अब मैं क्या करता हूँ कि पब्लिक के अंदर ही मैंने क्या किया, एक एज नाम का मैंने एट्रीब्यूट बना लिया। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने क्या किया, इसको एज इज इक्वल टू 0 कर दिया। और इसी के साथ साथ मैंने क्या करना है कि अपना कंस्ट्रक्टर कौन सा बनाना है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ। साथ ही अभी मैं आता हूँ उस चीज़ के ऊपर भी, कॉपी कंस्ट्रक्टर के ऊपर, लेकिन मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूँ, देखो यहाँ पे कोई भी पैरामीटर नहीं है, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने एक पैरामीटर यहाँ पे दे दिया, कौन सा, इंट एज को ही ले लूँगा, एज पी, मतलब जो मेरा पैरामीटर आ रहा है। उसी तरह मैं क्या करूँगा, एज इज इक्वल टू एज पी, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो आपको पता है पहले से ही। अब मैं क्या करूँगा, एक और मैं अगर कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ यहाँ पे, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, स्टूडेंट
और इसी तरह मैंने अपना कंस्ट्रक्टर बनाया। अब मैं क्या करूंगा कि इसके अंदर मुझे एक ऐसा ऑब्जेक्ट चाहिए जो इससे चेंज हो, ठीक है, और इससे भी चेंज हो। ऑब्जेक्ट कह रहा हूँ पैरामीटर, ठीक है, इससे भी चेंज हो, इससे भी चेंज हो, या फिर क्या हो कि इनकी लेंथ से चेंज हो। मतलब ये 0 है, ये 1 है, इसके अंदर मैं क्या कर लूँगा, या 2 पैरामीटर कर लूँ या 3 कर लूँ। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कि मैं एक ऐसा पैरामीटर चाहता हूँ जो कि मेरा एक ऑब्जेक्ट हो इसी क्लास का। वो मैं किस तरह करूँगा कि जो क्लास का ये है ना, जो मैंने क्लास का नेम दिया है, आप इसको डील करेंगे हमेशा डाटा टाइप की तरह। अगर मैं यहाँ पर अपना कोई भी ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो मैं क्या करता हूँ कि पीछे जैसे मैं अपना इंटीजर बनाता आता हूँ कि क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं अपना डाटा टाइप को लिखता हूँ, उसके बाद मैं उसका नाम लिखता हूँ। इसी तरह मैं जब ऑब्जेक्ट को बनाता हूँ तो यही करता हूँ ना, आप इसको एज एन एक डाटा टाइप की तरह डील करें, ठीक है। ये डाटा टाइप है और इसी के साथ आपने उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। तो इसी तरह जब यहाँ पे मैं दूंगा, आपने एक पैरामीटर दिया इंटीजर टाइप का, आप क्या करते हो यहाँ पे पहले आपने इंटीजर लिखा, उसके बाद आपने उसका नाम लिख दिया। तो इसी तरह मैं क्या करूँगा कि स्टूडेंट मेरा क्या हो गया, स्टूडेंट मेरा डाटा टाइप होगी, उसके लिए मैंने क्या लिख दिया, स्टूडेंट मेरी डाटा, उस डाटा टाइप के साथ जो मैंने इधर वेरिएबल का नाम रखना था जैसे इंटीजर डाटा टाइप एज पी, इसी के साथ मैं क्या कर दूंगा, ऑब्जेक्ट इसका नाम रख दूंगा। लेकिन एक चीज है कि जब भी आप किसी भी फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं तो उसके साथ आपको उसका रेफरेंस लेना पड़ता है। मतलब आप डायरेक्टली किसी भी ऑब्जेक्ट को पास नहीं कर सकते। आप रेफरेंस लेने के लिए, अगर आपने पॉइंटर्स वगैरह को पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि क्या करते हैं, आप जब भी पैरामीटर के अंदर रेफरेंस लेते हैं तो आप उसके साथ ये वाला साइन लगाते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरे पास कौन सी डाटा टाइप का पैरामीटर आ रहा है, स्टूडेंट डाटा टाइप का। इससे भी डिफरेंशिएट हो गया ये, ठीक है, और इससे भी डिफरेंशिएट हो गया। मतलब आपके पास एक लीगल कंस्ट्रक्टर बन चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि ये एक ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, किस क्लास का, अपनी स्टूडेंट की क्लास का ही। मतलब कि इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट आएगा, मतलब ये कैसे हो सकता है, क्या मतलब ऑब्जेक्ट। अभी मैं इसको करके दिखाता हूँ फिर आपको ज्यादा अच्छे से पता लगेगा। अब मैं क्या करूंगा कि जो मेरी एज है ना इस क्लास के अंदर, कौन सा ये वाला एट्रीब्यूट एज, उसको मैं किसके इक्वल कर देता हूँ, जो मेरे पास ऑब्जेक्ट आएगा एक, जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैं ले रहा हूँ पैरामीटर में, उसकी एज के इक्वल मैंने उसको करना है। वो मैंने इस तरह कर दिया कि मैं जैसे ऑब्जेक्ट बनाया, नीचे मैं ऑब्जेक्ट जब बनाता हूँ क्या करता हूँ, S1 के मुझे किसी भी एट्रीब्यूट को एक्सेस करना पड़ता है, मैं क्या करता हूँ S1 डॉट एज, ठीक है, अगर मुझे इसको एक्सेस करना है। इसी तरह समझे मैंने यहाँ पे इसी ऑब्जेक्ट को, S1 ऑब्जेक्ट को मैंने इसके अंदर पास किया हुआ है। और ये क्या है, S1 क्या था, एक ऑब्जेक्ट था, ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो। मैं इसको S1 ही रख देता हूँ, S1 ही रख देते हैं, ये लो S1 कर दिया। यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, S1 डॉट एज कर रहा हूँ, तो मैं इसका मतलब ये है कि जो भी पैरामीटर के अंदर आपने जिसका ऑब्जेक्ट दिया होगा उसकी एज को पकड़ के आपने क्या कर दिया, इस करंट क्लास के अंदर जो एट्रीब्यूट है आपने उसको सेट किया है। अगर इस बात की समझ नहीं आई तो एक दफा इसको दोबारा से रिवर्स करके इसको एक दफा समझे। मैंने क्या कहा है कि आपने इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट दिया है, वो ऑब्जेक्ट आपने इसी क्लास से रिलेटेड दिया है, और उस ऑब्जेक्ट की जो एज है आपने उसको सेट कर दिया इस क्लास के एट्रीब्यूट के अंदर। अब ये कैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि सिंपली अगर मैं इसको सी आउट करवाता हूँ, पहले तो S1 डॉट एज को सी आउट करवाता हूँ, सी आउट एज ऑफ S1 इज एज ऑफ S1, मतलब स्टूडेंट 1 इज, ठीक है। उसके आगे मैं क्या कर दूंगा, S1 डॉट एज, जिस तरह आप प्रिंट करवाते हो। एंडल कर देता हूँ इसी के साथ, एंडल कर दिया यहाँ पे मैंने। और अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे इसके साथ ये भी मेरे पास क्या आएगा, S1 डॉट एज करूंगा। आप सारों को पता है कि क्या आएगा, 0 आएगा, क्यों, क्योंकि मेरा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ पे रन कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अगर मैं प्रिंट कराऊंगा तो यहाँ पे 0 आएगा। अभी मैं इसको प्रिंट नहीं करवा रहा, आपको पता है। मैं क्या करता हूँ, S1 डॉट एज इज इक्वल टू 10। अब मेरे पास पब्लिक है तो इसको मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ, ठीक है। S1 डॉट एज किया, अब मेरे पास क्या आएगा, 10 आएगा यहाँ पे। ये बातें तो बेसिक है यार, ये तो सारों को भी पता है। मैं रन करके भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखो आपके पास क्या आ गया, एज ऑफ S1 इज 10, ठीक है। यहाँ पे आपने 10 सेट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे मैं जाता हूँ और मैं अपना एक और स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। वो कैसे बनाते हैं, जैसे मैंने बनाया था S1, इसी तरह मैं क्या कर दूंगा, S2 भी बना लेता हूँ। अब मैंने S2 का ऑब्जेक्ट बनाया, ये S1 जो मैंने यहाँ पे किया और ये S2, ये दोनों क्या है, डिफरेंट है। ये दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं। S1 की एज क्या है, 10, S2 की एज क्या है, 0। वो कैसे कि आपने जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाया, इसका कंस्ट्रक्टर रन करेगा, इस ऑब्जेक्ट का, इसका कंस्ट्रक्टर रन करके उसको क्या कर देगा, एज इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके अंदर आपने कोई पैरामीटर नहीं दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं जाके लिख देता हूँ, सिंपली इसी को कॉपी करता हूँ, नीचे करता हूँ एज ऑफ S2 इज S2 डॉट एज, ठीक है। अब मैं इसको अगर रन करके दिखाता हूँ तो आपके पास क्या आ गया, एज ऑफ S1 इज 10, जो कि आपने यहाँ से सेट की। S2 की नहीं की तो उसके डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ने उसको पकड़ के क्या कर दिया, 0 कर दिया। अच्छा, अब अगर मैं इसके साथ ही साथ ऐसे करता हूँ कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ S2 इज इक्वल टू, आपके मैं कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करवा रहा हूँ। इसी तरह अगर मैं कर देता हूँ S2 10, अब इसके अंदर क्या आएगा, कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होने लगा यहाँ पे,
10 नहीं करता, मैं S2 को डिफरेंशिएट करने के लिए, यहाँ पे वैल्यू को डिफरेंस करने के लिए यहाँ पे 20 कर देता हूँ। अब S2 के अंदर क्या सेट हो जाएगा 20। वो किस तरह होगा, ये तो आपका ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के अंदर तो आपने पैरामीटर आपने पास करना होता है। तो आपको मैं ये बता चुका हूँ कि कंस्ट्रक्टर के अंदर आप पैरामीटर पास करने के लिए इक्वल टू का यूज करते हो, और अगर मल्टीपल करने हैं तो आप ब्रैकेट का भी यूज करोगे, ठीक है, वो सारा कुछ बता चुका हूँ। अब क्या हुआ कि आपने इसके अंदर पैरामीटर पास कर दिया, तो कौन सी टाइप का जा रहा है यहाँ पे, ये इंटीजर है, ठीक है, 20 क्या इंटीजर, तो ये वाला रन करके क्या कर देगा, HP को 20 कर देगा। मैं इसको रन करता हूँ और ये जो आपके पास तो बेसिक चीज़ें थी, क्या आ गया, एज ऑफ S1 इज 10 20, ठीक है, ये तो बड़ी आपको मैंने पिछले सारा समझा दिया। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको रिमूव करता हूँ और अपने उस टॉपिक पे आता हूँ जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। वो क्या है कि यहाँ पे देखो, अब ये वाला कंस्ट्रक्टर आपको कॉल करने के लिए क्या करना पड़ रहा था कि इसके पैरामीटर में क्या पास करना पड़ रहा था, एक ऑब्जेक्ट, और वो ऑब्जेक्ट किस डाटा टाइप का था कि एक स्टूडेंट की डाटा टाइप का ही ऑब्जेक्ट था। अब देखो ये क्या है S1, ठीक है, जो आपका किस टाइप का है, स्टूडेंट टाइप का, मतलब स्टूडेंट की क्लास का। ये वाला S2 किस टाइप का है, ये भी आपका स्टूडेंट की डाटा टाइप का है। तो अब आप इसके अंदर क्या कर सकते हो कि क्या आप ऐसा कर सकते हो कि S2 इज इक्वल टू S1। अब इससे क्या हुआ, S2 इज इक्वल टू S1 करने से क्या हुआ, कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, ये वाला, जिसके अंदर आपने क्या किया है कि उसी की डाटा टाइप का, मतलब S1 क्या है, स्टूडेंट डाटा टाइप का एक ऑब्जेक्ट है जो आपने पास कर दिया इसके अंदर। अब अगर मैं इसको इस तरह लिख लूं, पहले तो मैं इसको सिंपल तरीके से करके दिखाता हूं। इसको मैंने क्या किया, S2 ऑब्जेक्ट बनाते साथ इसके अंदर मैंने क्या पास कर दिया, S1। अब क्या हुआ, जैसे ही आपने S2 के अंदर S1 पास किया, S1 क्या था, ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्या किया, ऑब्जेक्ट ने क्या किया कि जो इसके अंदर ऑब्जेक्ट आर है ना S1, अब S1 डॉट एज जब उसने किया तो यहाँ पे उसको कौन सी एज मिलेगी, 0 मिलेगी, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ से उठाता हूँ और इसको पहले सेट करवा लेता हूँ ताकि आपको बता सकूं कि जब आपने S1 डॉट एज कर दिया था 10, तो अब यहाँ पे जब उसको कॉपी करेगा, मतलब जब यहाँ पे आपने S1 को पास किया तो उसकी एज क्या हो चुकी है, 10 हो चुकी है। जब यहाँ पे गया S1 तो उसने क्या किया, S1 डॉट एज को यहाँ पे आपने एक्सेस किया और अपनी एज, मतलब जो S2 की एज है उसके अंदर आपने सेट करवाया। अब मेरे पास, अगर मैं इसको रन करवाऊँ तो मेरे पास क्या होगा कि जो S1 की एज है ना वो सिंपली किसके अंदर कॉपी हो जाएगी, S2 की एज के अंदर। अगर फिर से अगर आपको ये बात नहीं समझ आई तो आप इसको रिवर्स करके दोबारा देखें, आपको जरूर समझ आ जाएगी। अगर मैं इसको अब रन करता हूँ तो ये क्या हुआ मेरे पास कि एज ऑफ S1 वो भी 10 आ गया। S2 तो आपने सेट की ही नहीं थी, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं सेट की थी। मैंने क्या किया था, सिर्फ और सिर्फ अपने S2 के कंस्ट्रक्टर के अंदर एक ऑब्जेक्ट पास किया था, किसका, S1 का, और इसके अंदर जाके मैंने क्या कर दिया था, S1 डॉट एज कर दिया था। अब देखो S1 डॉट एज करके मतलब जो ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे पास किया था उसकी एज को मैं एक्सेस कर पा रहा था। इसको मैं बताने के लिए एक और तरीका करता हूँ, यहाँ पे क्या करता हूँ कि S1 डॉट एज यहाँ पे जो किया था ना उसको मैं +1 कर देता हूँ, डिफरेंशिएट करने के लिए, फिर से वही वर्ड। अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा से अगर इसको रन करूंगा ना तो देखो ये क्या हुआ कि मेरे पास एज ऑफ S1, तो मेरे पास सिंपली क्या आ गई, S1 डॉट एज, और S2 की एज को क्या सेट कर दिया आपने, S1 डॉट एज, जो आपका पहला ऑब्जेक्ट था उसके अंदर आपने एक ऐड कर दिया, तो उसकी वजह से यहाँ पे 11 हो गया। तो अब ये आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर ये होता है कि ठीक है, अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट कोई और ऑब्जेक्ट ले लिया और उसकी सारी वैल्यूज को आप कॉपी करना चाहोगे तो आप उसके ऑब्जेक्ट को ले लोगे यहाँ पे और उसके ऑब्जेक्ट को पास करवा के इसके अंदर आप उसको कॉपी कर लोगे। अभी मैंने ये कॉपी तो नहीं किया, मैंने तो उसके अंदर +1 कर दिया। अगर आप उसको इस तरह लिखोगे तो ये आपका क्या बन गया, कॉपी कंस्ट्रक्टर। इसी तरह आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, यहाँ पे आपके पास रोल नंबर भी है, उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्या कर लूँगा, इंट रोल नंबर बना लेता हूँ, यहाँ पे इंट रोल नंबर। अब इसी के साथ मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अगर जाऊँगा रोल नंबर सेट करने के लिए मैं कर लेता हूँ रोल नंबर इज इक्वल टू S1, जो मैंने ऑब्जेक्ट पास किया अपना पैरामीटर के अंदर उसका रोल नंबर एक्सेस कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरह क्या होगा मेरे पास कि मेरी एज और रोल नंबर किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, जो आपने ऑब्जेक्ट पास किया होगा यहाँ से उसकी सेम टू सेम वैल्यूज इसके अंदर पास हो जाएंगी। अब जो मैंने आपको पहले लिख के दिखाया था, क्या आप उसको समझ सकते हो, क्या था वो, तो सिंपली आपने जो ऐसे लिखा हुआ था आप इसको क्या लिख सकते हो, S2 इज इक्वल टू S1। अब ये चीज़ आपको मैंने पहले बता दी हुई है कि अगर आप इस तरह करते हो तो ये सिंपली ऐसे ही है कि आपने लिखा है S2 और ब्रैकेट्स लगा के उसके अंदर आपने S1 लिखा हुआ है। अब अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे तो आपने S1 की एज को 10 कर दिया हुआ है और S2 की एज को आपने कुछ भी सेट नहीं किया, सिर्फ आपने S1 की इक्वल किया है। अब मैं इसको रन करता हूँ तो दोनों का क्या आना चाहिए, 10 ही आना चाहिए। अच्छा, आपको एक मजे की चीज़ दिखाता हूँ। अब मैं इसको क्या करता हूँ, क्लोज करता हूँ यहाँ से, और इस कॉपी कंस्ट्रक्टर को मैं क्या कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से। बिल्कुल ही कॉपी कंस्ट्रक्टर को मैंने डिलीट कर दिया और नीचे जाके मैं क्या कर रहा हूँ, एक मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और उसी के साथ मैंने दोबारा कर दिया। देखो यहाँ पे मुझे एरर कोई दे रहा है, बिल्कुल भी एरर नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा, रीजन ये है कि आपके पास कॉपी कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट बना होता है। अगर आप इस तरह कर देते हो S2 इज इक्वल टू S1 तो आपके पास अभी भी वैल्यू वही आएगी, S1 10 और 10 ही वैल्यू आएगी। देखो यहाँ पे क्या आ गया, S1 में भी 10 है और S2 में भी 10 है। लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए क्योंकि कल को अगर आपने उस वैल्यू के अंदर कॉपी करते हुए कुछ चेंज करना हो या फिर जब आप पॉइंटर्स का यूज करेंगे उसके अंदर कहीं आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, तो आपको ये कॉपी कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट आना चाहिए और आपको खुद बनाना भी आना चाहिए। वो किस तरह बनाना है, आपने सिंपली इसी तरह, अगर आपके पास और भी एट्रीब्यूट्स होंगे तो आप यही ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए आप इसको यूज कर सकते हैं। अब ये M% का साइन अगर आपको पता है कि रेफरेंस क्या चीज होती है तो आपको ये समझ आ जाएगा। अगर नहीं भी पता तो आपने ये चीज ध्यान में
रखनी है कि आपने जब भी इधर कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाना है या किसी भी कंस्ट्रक्टर के अंदर या किसी फंक्शन के अंदर भी अगर आपने कोई भी ऑब्जेक्ट लेके जाना है ना, तो आप उसके साथ ये यूज़ करोगे। अच्छा, आप इसी तरह कोई और फंक्शन के अंदर भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आप फंक्शन बना लेते हो, किसी भी तरह का फंक्शन बना लो, कॉपी डाटा कर लो, आपने कंस्ट्रक्टर के थ्रू नहीं करना, आप किसी और तरीके से करना चाहते हो कॉपी डाटा, आप उस तरह कर लो। कॉपी डाटा करके आप इसके अंदर क्या रख लोगे, स्टूडेंट डाटा टाइप हो, मतलब जो आपकी क्लास का स्टूडेंट है, और इसी के अंदर आप कर लेते हो S1। अब मैं S1 नहीं यूज़ करूँगा, ऑब्जेक्ट यूज़ करूँगा, ठीक है। वैसे ही कर लेता हूँ, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। आप क्या करोगे, आप कि एज इज इक्वल टू, आप क्या करना चाहते हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट आप जो ला रहे हो उसकी एज के इक्वल कर दो। अब मैं क्या करता हूँ कि इस कॉपी कंस्ट्रक्टर को डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, अभी के लिए रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से, और इसके अंदर क्या कर रहा हूँ कि मैं इसको भी यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। अभी मैंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ मेरा S1 की एज मैंने सेट किया और S2 बनाया, इसका कोई कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं मैंने रन करवाया, किसी तरह का कंस्ट्रक्टर नहीं रन हुआ, सिर्फ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से उसकी वैल्यू एज की 0 हो गई है। अब मैं अगर इसको रन करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, S2 की एज क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ कि S2 डॉट कॉपी फंक्शन कॉल करता हूँ, कॉपी डाटा, और उसके अंदर मैं पास कर देता हूँ S1 को, तो अभी भी मेरे पास सेम वही काम होगा जो मैं पहले कर रहा था, किसके थ्रू, कंस्ट्रक्टर के थ्रू। कंस्ट्रक्टर ने आपका काम थोड़ा आसान कर दिया था कि वो ऑब्जेक्ट बनते साथ आप उसको कॉल कर रहे थे, या सबसे पहले वो कॉल हो जाता है, ये सारी चीज़ें आपको पता है जो मैंने आपको बता दी थी। लेकिन आप एक फंक्शन के थ्रू भी इसको कर सकते हो। अब आपने कॉपी डाटा कर दिया, अब क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट आप इसके अंदर पास करोगे उसका जो एज होगा ना, वो इसके इक्वल हो जाएगा जो आपका करंट ऑब्जेक्ट की एज है, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ तो वही मेरे पास आंसर आएगा जो मेरे पास पहले आ रहा था, 10 और 10। तो ये था आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब इसकी जब हम एग्जांपल करेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर तो इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से हम समझ जाएंगे, लेकिन अभी के लिए था यही आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के ऊपर आपने जो ओवरलोडिंग की थी, अब देखो ये भी ओवरलोडिंग ही है, कंस्ट्रक्टर के ऊपर ओवरलोडिंग हो रही है। ये आपका 0 पैरामीटर था, ये आपका क्या था, 1 पैरामीटर। इसी के साथ जो आपने कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाया था उसके अंदर क्या कर रहे थे, सिर्फ पैरामीटर की डाटा टाइप चेंज कर रहे थे। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने क्या देखा, 3 कॉन्सेप्ट हमने देखे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमने ये देखा कि आप किस तरह एक कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर सकते हो। दूसरा टॉपिक आपने ये देखा कि आप किस तरह एक कंस्ट्रक्टर को रिकॉल कर सकते हो और उसके अंदर आप पैरामीटर्स को रिकॉल करते हुए किस तरह पास करवा सकते हो। वो क्या था कि जब आपने S2 और इसके अंदर पैरामीटर्स को इस तरह बाद में पास करवाना तो फिर आप ब्रैकेट्स नहीं लगाओगे, इज इक्वल टू का यूज करोगे, ठीक है। तीसरा कॉन्सेप्ट आपका क्या था कि कॉपी कंस्ट्रक्टर को किस तरह यूज किया जाता है। तो ये सारा कुछ आपने पढ़ा आज की वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि शैलो कॉपी और डीप कॉपी आप किस तरह करते हो, और वो थोड़ा पॉइंटर से रिलेटेड होगा, इसलिए अगर आपको पॉइंटर्स वगैरह का नहीं पता तो आप कोई वीडियो वगैरह देख सकते हैं पॉइंटर्स की, फिर आपको वीडियो ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। उसके अंदर हम अपने इन सारे कंस्ट्रक्टर्स को यूज करेंगे और आने वाली वीडियोस के अंदर भी हम इन कंस्ट्रक्टर्स को बार बार यूज करेंगे, तो आपको पता लगता जाएगा कि ये कंस्ट्रक्टर्स, कॉपी कंस्ट्रक्टर क्यों यूज होता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और ये सारी चीजें यूज क्यों होती हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।